आज का हमारा टॉपिक है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसमें डीएनए से जुड़े कार्यात्मक प्रोटीन के लिए जीन कोडिंग की जाती है। यह सुविधा प्रोटीन संश्लेषण को सेल की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, और आवश्यकता होने पर ही जो प्रोडक्ट है उसको बनाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं बनाया जाता। इससे ऊर्जा का संरक्षण होता है, मतलब जो आवश्यक नहीं है उसको नहीं उत्पन्न किया जाता। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें लैक्टोज के पाचन से संबंधित होता है ये लेक ओपेरॉन का मॉडल। इसमें 3 संरचनात्मक जीन होते हैं उपस्थित, और ये जो मॉडल दिया गया था वो जैकब और मोनार्ड द्वारा दिया गया था 1961 में। इस मॉडल के 3 प्रमुख तत्व जो हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है संरचनात्मक जीन, दूसरा है ऑपरेटर जीन, और तीसरा है नियामक जीन। संरचनात्मक जो जीन है वो इन 3 भागों में विभक्त रहता है। ये ऑपरेटर जीन जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर जीन के बिल्कुल पास उपस्थित होता है, और तीसरा है प्रोमोटर जीन। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, ये लेक ओपेरॉन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज उपस्थित है जो कि प्रोमोटर साइट पर आकर बंधता है या उसके साथ बंध बनाता है, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज इस पोजीशन पे बंध गया है तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो इस तरह से आगे की तरफ गमन करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक इस ऑपरेटर पर रिप्रेसर उपस्थित है, रिप्रेसर मतलब जो इस प्रक्रिया को रोकेगा, अगर रिप्रेसर उपस्थित है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर रिप्रेसर उपस्थित है तो यहाँ ये किसी भी प्रकार का जो एंजाइम है उसका निर्माण नहीं होगा, ये नहीं बनेंगे अगर यहाँ पर रिप्रेसर है तो। अब जो स्ट्रक्चर जीन है उसमें 3 अलग अलग भाग उपस्थित है जिनके बारे में इस प्रकार है। यहाँ जो लेक जेड है वो एक एंजाइम स्रावित बनाता है ग्लैक्टोसाइडेज। जो ग्लैक्टोसाइडेज होता है वो लैक्टोज जो शुगर होती है जिसको डाई कार्बोरेट कहते हैं, डाइसैकेराइड कहा जाता है, और ये जो डाइसैकेराइड होती है इसके पाचन से संबंधित होता है ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि उसको तोड़ता है, सिंपल शुगर में उसको डिवाइड करता है ग्लैक्टोसाइडेज। दूसरा है परमिएज जो कि लैक वाई पर उपस्थित होता है। ये इस तरह से होते हैं, एक जेड होता है, ये वाई और ये ए। तो जेड जो वाला भाग है डीएनए का, उसके द्वारा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम स्रावित किया जाएगा या बनाया जाएगा। दूसरा है परमिएज, ये परमिएज बनाएगा जो कि बैक्टीरिया की जो लेयर है या जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि उसमें से लैक्टोज अंदर प्रवेश कर सके। तीसरा जो नंबर है वो है ए। यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज बनाया जाता है एंजाइम। ये ट्रांस एसिटाइलेज जो एसिटाइल ग्रुप है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलेट या उसकी पोजीशन को बदलता है। अब यहाँ पर ये जो प्रमोटर हैं इसके पास यहाँ पे एक ऑपरेटर था और यहाँ पे ये प्रमोटर था। प्रतिलेखन में जो प्रमोटर साइट होती है वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, ये मैंने बताया अभी। एक और डायग्राम जो कि इन सब संरचनाओं को अच्छी तरह प्रदर्शित करता है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल लोकाई है, और यहाँ पर ये Z पोर्शन, ये Y जीन और ये A जीन मान लीजिए, इसके द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज और ये ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके स्ट्रक्चर जीन के पास ये ऑपरेटर और ये प्रमोटर। 4 समान प्रतिकारक मोनोमेयर्स सक्रिय टेट्रामेयर बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो कि लैक ऑपरेटर की साइट। अब क्या होता है, 4 जो मोनोमेयर्स होते हैं एक साथ आकर जुड़ते हैं, और जो ऑपरेटर साइट होती है वहाँ पर आकर कसकर बंध जाते हैं और उसको रिप्रेस करते हैं। हालांकि प्रमोटर और संरचनात्मक जीन के बीच में ऑपरेटर साइट भी मौजूद होती है, और एक लैक जीन जो कि लैक रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है। लैक जीन का अपना प्रमोटर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को बांधता है, और
लैग रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए के प्रतिलेखन की ओर जाता है और इस मोनोमेर्स के द्वारा अगर रिप्रेसर है तो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है। ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर इस ऑपरेटर साइट पे आके जुड़ गया है तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, प्रोमोटर जो साइट है वहाँ पर आकर नहीं जुड़ पाएगा। इसके जुड़ने की वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है वो यहाँ नहीं होगी। अब इंडर्सर और इंडक्शन ऑफ लेग ऑपेरॉन। आमतौर पर ई कोलाई कोशिकाएं इन तीनों में से किसी भी प्रोटीन की बहुत ही कम मात्रा बनाती है, लेकिन जब लैक्टोज उपस्थित है, क्योंकि ये लैक्टोज के पाचन से संबंधित है तो लैक्टोज के पाचन के एंजाइम ही बनाए जाएंगे। अगर लैक्टोज उपस्थित है तो प्रत्येक एंजाइम की मात्रा में बड़ी व समन्वित वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक एंजाइम एक अमिट एंजाइम है और इस प्रक्रिया को प्रेरण कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है। इंडक्शन से पहले जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लैक्टोसाइडेज की कुछ अणु लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बदल देते हैं, जो बाद में इन तीनों जीनों के लेस ऑपेरॉन में बदला जाता है। इस प्रकार एलोलैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करती है। मतलब अब हमें यहाँ पर लैक्टोज आया है, हमको मीडियम में लैक्टोज दिया गया है बैक्टीरिया को, तो जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अंदर आएगा, लेकिन उससे पहले जो ग्लैक्टोसाइडेज होता है वो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बदल देता है, जिससे वो एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। मतलब एक किसी स्टिमुलेशन की तरह कि इस तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसको एक इंड्यूसर की तरह काम किया जाता है। एक और है IPGT जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल में काम में लिया जाता है अधिकतर। ये एक इंड्यूसर है, इसको आप इंड्यूसर समझिए, और ये एक रिप्रेसर है। जैसे हमारे पास जो लैक्टोज एलोलैक्टोज के रूप में एक इंड्यूसर आया है, वो क्या करता है, इस रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये एक रिप्रेसर है और ये इंड्यूसर आकर, और भी आगे चित्र है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा, इंड्यूसर के आगे जुड़ गया। अब जैसे ये दोनों जुड़े आपस में तो ये इसको यहाँ पर बाइंड नहीं होने देगा। अगर यहाँ बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर आकर जुड़ जाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को स्टार्ट कर देगा। अब अगर इंड्यूसर अनुपस्थित है तो लेग ऑपेरॉन में अगर इंड्यूसर नहीं है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो एलोलैक्टोज या IPGT भी अनुपस्थित होगा, तो जो रिप्रेसर है उसके साथ कोई भी जुड़ नहीं पाएगा और प्रतिलेखन की कोई क्रिया नहीं होगी, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। ये एक रेगुलेटरी जीन है जिसके द्वारा ट्रांसलेशन के थ्रू ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहाँ पर ऑपरेटर के पास आकर इसको ब्लॉक कर देता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाएगा और ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन हैं इनके द्वारा कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पर एक इंडक्टर उपस्थित है तो क्या होगा, इंडक्शन के दौरान इंड्यूसर रिप्रेसर को बांधता है। यह दमनकर्ता की रचना में परिवर्तन का कारण बनता है, जो लेग ऑपरेटर साइट के लिए अपनी आत्मीयता को बहुत ही कम कर देता है। लेग रिप्रेसर अब ऑपरेटर साइट से अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को Z, Y और A जीन को ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू करने की अनुमति दे देगा। जैसे कि यहाँ पर है, रेगुलेटरी जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये एक ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट रिप्रेसर बना। और अब हमारे पास यहाँ एलोलैक्टोज है जो कि इसको इनएक्टिव कर देती है रिप्रेसर को और उसको वहाँ जुड़ने नहीं देती। इस कंडीशन में जो यहाँ प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ा था उसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और हमारे पास ये एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है, जिसके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट है तीनों प्रकार के एंजाइम वो प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो एंजाइम है, जो जिस माध्यम में हमने बैक्टीरिया को रखा है जिसमें लैक्टोज है, उसका पाचन करके वो बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाते हैं या उसका उपयोग अपने भोजन के लिए रूप में उपयोग करते हैं। वे एक एकल पॉलीसिस्टोनिक क्रोनिक मैसेंजर आरएनए उपजाने
के लिए स्थानांतरित होते हैं तो बड़ी मात्रा में सभी तीनों एंजाइमों का उत्पादन करने के लिए अनुवादित होते हैं। एक पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए का अस्तित्व सुनिश्चित करता है कि सभी तीनों जीन उत्पादों की मात्रा को समन्वित रूप से नियंत्रित किया जाए। यदि इंड्यूसर को हटा दिया जाए तो लेक रिप्रेसर तेजी से लेक ऑपरेटर साइट से जुड़ता है और प्रतिलेखन लगभग तुरंत बाधित हो जाता है। देखिए ये एक और चित्र जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आकर जुड़ा है और ये एक संरचनात्मक जीन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा है। अगर इसमें ये लैक्टोज जो है एलोलैक्टोज यहाँ आकर जुड़ जाता है तब तो ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। ये तीनों के तीनों जो जीन ये हैं ये जो जीन इससे मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ, मैसेंजर आरएनए से ये तीनों के तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर ये एब्सेंट है तो इस कंडीशन में ये यहाँ आकर बाइंड हो जाता है। इसके बाइंड होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। अब एक प्रक्रिया है, कैस्केड एक प्रक्रिया है जिसमें कि सीआरपी और सीएपी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि लैक ऑपेरॉन एक उच्च स्तरीय प्रतिलेखन के लिए एक विशिष्ट एक्टिवेटर प्रोटीन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यहाँ एक एक्टिवेटर प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे कि कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन CAP कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कहा जाता है, जिससे कि ये CMP एनर्जी है, जिसे कि रिसेप्टर प्रोटीन भी कहा जाता है। यह प्रोटीन जो एक डाइमर है, डाइमर मतलब दो भागों से मिलकर बना है। यह प्रोटीन जो एक डाइमर है, जब तक इसे 3,5 LIC चक्रीय AMP के साथ जटिल नहीं किया जाता तब तक ये DNA के साथ नहीं जुड़ता। मतलब ये जो डाइमर है इनको साइक्लिक AMP के साथ जोड़ा जाता है, तब जाके ये DNA से जुड़ता है। कुछ एंजाइम है ये भी। CRP CMP जो एक कॉम्प्लेक्स RNA पॉलीमरेज के लिए बंधनकारी साइट से बस ऊपर की ओर लेक प्रोमोटर से बंधता है। ये लेक प्रोमोटर P जो साइट है वहाँ पर बंधता है। यह RNA पॉलीमरेज के बंधन को बढ़ाता है और इसलिए लेक ऑपेरॉन के प्रतिलेखन को उत्तेजित करता है। अगर वहाँ पे CRP CMP होगा तो प्रतिलेखन की जो क्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी। CRP प्रोटीन लेक प्रोमोटर को बांधने में सक्षम है या नहीं, यह जीवाणु में उपलब्ध कार्बन स्रोत पर निर्भर करता है। इस चित्र में प्रदर्शित होता है कि CRP साइक्लिक AMP के साथ बाइंड होकर ये प्रोमोटर साइट पर आकर बंध जाता है और RNA पॉलीमरेज बाइंड होकर प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक साथ, और इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया तेज़ी से होती है। अब अगर वहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित है, हमें लैक्टोज को तोड़ के क्या बनाना है, ग्लूकोज ही बनाना है। लेकिन अगर हमको माध्यम में ग्लूकोज ही मिल गई है तो ट्रांसक्रिप्शन करने की क्या ज़रूरत है, तो तब भी वो जीन सक्रिय नहीं होते और किसी प्रकार का कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब ग्लूकोज मौजूद होता है तो ई कोलाई को कार्बन स्रोत के रूप में लैक्टोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लैक ऑपेरॉन को सक्रिय होने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार यह प्रणाली ग्लूकोज के प्रति उत्तरदायी बन जाती है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ हाई ग्लूकोज उपस्थित है तो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। आराम से बैक्टीरिया को अपने डेवलपमेंट के लिए या भोजन के लिए ग्लूकोज मिल रहा है उसके कल्चर मीडियम में, तब यह जीन नहीं बनेगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज को रोकता है। जब अगर ग्लूकोज आ जाता है उसमें तो एडिनाइलेट जो साइकिल होती है उसको रोकता है और एंजाइम जो ATP से साइक्लिक AMP को संश्लेषित करता है, ये क्रिया नहीं होने देता। इस प्रकार ग्लूकोज की उपस्थिति में साइक्लिक AMP को इंट्रासेल्युलर स्तर पर गिराता है, इसलिए CRP लेक प्रोमोटर को बांध नहीं सकता और लेक ऑपेरॉन केवल कमज़ोर रूप से सक्रिय रहता है। लेकिन जब ग्लूकोज अनुपस्थित होता है तो एडिनाइलेट साइक्लेज को बांधित नहीं किया जाता, इंट्रासेल्युलर CMP का स्तर बढ़ जाता है और CRP को बांधता है। इसलिए जब ग्लूकोज अनुपस्थित होता है लेकिन लैक्टोज उपस्थित होता है तो CRP CMP कॉम्प्लेक्स लेक ऑपेरॉन के प्रतिलेखन को उत्तेजित करता है और लैक्टोज को वैकल्पिक कार्बनिक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसको अनुमति दी जाती है।
लैक्टोज की अनुपस्थिति में लैक रिप्रेशर निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करता है कि लैक ऑपेरॉन निष्क्रिय रहता है। यह संयुक्त नियंत्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि लेक Z, Y और A जीन केवल तभी दृढ़ता से स्थानांतरित होते हैं जब ग्लूकोज अनुपस्थित होता है और लैक्टोज उपस्थित या मौजूद होता है कल्चर मीडियम में। अब लैक ऑपेरॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होते हैं, तो इनमें ऑपेरॉन की अभिव्यक्ति नकारात्मक नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण है। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इसका कंट्रोल होता है। जीन अभिव्यक्ति का एक सकारात्मक नियंत्रण या विनिमय तब होता है जब नियामक रेगुलेटरी जो प्रोटीन है या प्रमोटर है डीएनए को बांधता है और प्रतिलेखन की दर को बढ़ाता है। इस मामले में जो प्रमोटर है या नियामक प्रोटीन है को एक उत्प्रेरक कहा जाता है। लेक ऑपेरॉन को विनियमित करने में शामिल CAP या CRP एक कार्यकर्ता का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार लेक ऑपेरॉन नकारात्मक और सकारात्मक नियंत्रण के अधीन है। थैंक यू।